हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आपका मैथ्स का एग्ज़ाम क्लास 10th का मिड टर्म का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो इस वीडियो में हम जो भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उनके MCQs देखेंगे, क्योंकि MCQs आपके लगभग 20 नंबर के आएंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं MCQs आपके लिए। तो जो चैप्टर्स इस बार आपके सिलेबस में आ रहा है उसमें अगर हम देखें तो रियल नंबर्स, फिर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिमिलर ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और लास्ट में है एक आपका प्रोबेबिलिटी। तो इतने चैप्टर्स आ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे हम कि इन सभी के MCQs जो इम्पोर्टेंट हैं उसको फटाफट कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा आता है, वो ये है कि आपका HCF और LCM अगर 2 नंबर का हो तो वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर HCF और LCM का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब एक इसी के बेस पे क्वेश्चंस दिए हैं, शॉर्ट वाले जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जैसे इसमें दिया है आपको अ नंबर n इज़ डिवाइडेड बाय 16 गिव्स द रिमाइंडर 5 व्हेन द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 8। तो कोई भी नंबर अगर 16 से 5 रिमाइंडर देता है 16 से डिवाइड करने पे, तो इसका मतलब मान लो कोई भी एक नंबर ले लो, 16 × 1 = 16 और +5 21 हो गया। अब 21 को 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 × 2 = 16, 16 + 5, तो इसमें भी जो रिमाइंडर है वो 5 ही है, क्योंकि 8 तो 16 को इजीली डिवाइड कर देगा 2 में, तो 5 रिमाइंडर 5 ही रह जाएगा। अगला है HCF ऑफ 3 की। अब जब भी HCF निकालना होता है इस पावर में, तो ध्यान रखना HCF होता है आपका जो लोएस्ट पावर है और LCM होता है मैक्सिमम पावर। तो इसमें लोएस्ट पावर अगर देखें तो 5 की क्या है, तो 5 की पावर 2 है इसकी लोएस्ट, और 3 की पावर लोएस्ट क्या है 3 और 4 में, तो 3 है, तो 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है A = xy², B = x³। अब LCM, तो LCM में मैंने क्या, दोनों का जो मैक्सिमम पावर है, तो यहाँ x है यहाँ x³ है, तो मैक्सिमम पावर हो गया x³। इधर है आपका y² और यहाँ y5, तो सबसे बड़ी पावर क्या है y5, तो ये इसका LCM हो गया। अब यहाँ पर आपको एक फैक्टर ट्री दिया है, उससे निकालना है तो बहुत इजी होता है। सबसे नीचे से स्टार्ट करो तो 5 × 7 ये हो जाएगा 35, फिर 35 × 2 ये हो जाएगा आपका 70। फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर n एक नेचुरल नंबर है और 25 की पावर 2n - 9 की पावर 2n ऑलवेज डिविजिबल है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो आप n की वैल्यू को, नेचुरल नंबर है तो 1 मान लो, ठीक है, तो n 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर। तो अब a² - b² का फॉर्मूला अगर यहाँ लगाते हो तो 25 + 9 और 25 - 9, तो हो गया आपका 16 और 34। तो इसका मतलब 16 और 34 दोनों से डिविजिबल होगा, तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। अगला है HCF, आपको इसका दिया हुआ है 120, LCM इतना K दिया हुआ है, तो K की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन उस नंबर दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो HCF × LCM × HCF अगर हम करें तो 252 के × 120, इसकी वैल्यू किसके बराबर दी दी है 2520 × 6600। तो अब यहाँ से अगर हम K की वैल्यू निकालें तो K की वैल्यू हो जाएगी 252 0/252 गुना 6600/120। ठीक, तो 252 से तो ये डायरेक्ट कट गया, यहाँ हो गया 10, ठीक है, फिर ये 10 से ये कट गया, फिर अगर आप देखो 12 से कटता है, हाँ कटता है, 12 × 5 = 60 और फिर बचा 6, 12 × 5 = 60, तो 55 और यहाँ 10, तो 550 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अ प्रोडक्ट HCF और LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2 एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर की जब हम बात करते हैं तो पहला स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, तो फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर है आपका
4 जो स्मॉलेस्ट है। आपको पूछा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 4 इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला है एलसीएम दिया हुआ है आपको दो नंबर्स का 3600। अब क्या उनका एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक है। तो एलसीएम जो भी दिया है उसी का फैक्टर एचसीएफ होता है, ठीक है। तो एचसीएफ उसका फैक्टर ही हो सकता है। तो 3600 का फैक्टर 600 है, 400 है, 150 है, 500 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 500। अगला है रेशियो ऑफ एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। लीस्ट प्राइम नंबर है आपका 2 और लीस्ट कंपोजिट नंबर है आपका 4। इनका रेशियो दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम का, तो क्या होगा 2:4। इनका जो एचसीएफ है वो 2 आ जाएगा, एलसीएम उनका 4 आ जाएगा, तो 2:4 का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। फिर है ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड बोथ 30 एंड 80 लिविंग रिमाइंडर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। इसको किस तरह से करना है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर दिया है जो कि 30 और 80 दोनों को डिवाइड करता है, रिमाइंडर 2 और 3 लेके आता है, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छे से करना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो 30 को डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो 30 में से 2 माइनस करो, कितना हो गया 28। 80 में से 3 माइनस करो, क्योंकि 80 रिमाइंडर में 3 आ रहा है, तो 78। तो इसका मतलब वो नंबर 28 और 78 दोनों को डिवाइड कर रहा होगा फुली। तो इन दोनों का एचसीएफ अगर आप निकालो, एचसीएफ ग्रेटेस्ट नंबर है ना, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 14, 14 दूना 28 और 14 सॉरी यहाँ 77 होगा ना, यहाँ 77 होगा, तो 14 तो नहीं हो रहा है, तो 7 से करो, 7 से 7 चौका 28 और 11 सत्ते, हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। अगला है ऑल डेसिमल नंबर्स आर, सभी जो दशमलव के नंबर्स हैं वो रैशनल होते हैं, रियल होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो सभी जो डेसिमल नंबर्स हैं वो होते हैं आपके रियल नंबर्स। फिर है विच ऑफ दीज नंबर्स ऑलवेज एंड विथ डिजिट 6। तो डिजिट 6 से कौन सा एंड होगा, 4 नहीं, अगर 1 रख दोगे तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 6 का अगर देखो तो हर एक नंबर 6 से एंड होता है, चाहे 6 की पावर 2 36, फिर 2 1 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिस। फिर है प्राइम फैक्टर ऑफ दिस। प्राइम फैक्टर जब भी ऐसे का निकालना है तो ध्यान रखना ये लास्ट में 21 है, ठीक है। तो ये तो यहाँ इसके तो फैक्टर्स दिए हुए हैं, 21 के जब आप फैक्टर्स निकालते हो तो क्या हो जाता है 3 इंटू 7। तो अब 3 इंटू 7 जो है, क्या यहाँ 3 और 7 है, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आप यहाँ अगर आप देखो 3:7 जब करोगे तो 3:7 करोगे तो कॉमन आ जाएगा 7, तो एक तो प्राइम फैक्टर यहाँ का 7 आ जाएगा, और फिर 2 इंटू 11 हो गया आपका 22 और 13 इंटू 7 जाएगा 221, तो इंटू 221 और प्लस में 3, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 221 को आप 22 से, तो हो जाता है आपका 4862 और प्लस 3, तो 4865। तो ये फैक्टर्स इसके हो गए आपके 7 इंटू 4865। अब 4865 किसके से डिवाइड है, तो 5 से डिवाइजेबल है, तो इसको हम 5 इंटू 937 लिख सकते हैं। अब 937 एक प्राइम नंबर है, तो इसके जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए 7 गुना 5 गुना 937, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो ये थे हमारे पहले चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज। अब सेकंड चैप्टर जो आपका आ रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट एपी वाले चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर्स के एमसीक्यूज देखते हैं। इसमें सबसे पहला दिया है 30th टर्म। अगर 30th टर्म दिया है इसका क्या होगा, तो आपको पता है पहला टर्म होता है ए, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है इसमें से माइनस करोगे तो 3, तो मतलब डी की वैल्यू हो जाएगी -3, ठीक है। और आपको 30th टर्म पूछा, तो 30th टर्म हो जाएगा a + 29d, तो a है आपका 10 + 29 इंटू -3, तो ये हो जाएगा आपका 10 -87, तो इसका आंसर हो जाएगा -77, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है 11वां टर्म पूछा है आपको एपी, इसका
फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है -3, डिफरेंस अगर आप देखो -12 में से आप -3 माइनस करो तो -12 + 3 तो 2.5 का मतलब हो गया आपका 5/2। तो 5/2 प्लस का ये d की वैल्यू हो गई, तो d की वैल्यू हो गई +5/2। अब आपको 11th टर्म निकालना है तो a + 10d, तो a की वैल्यू है आपकी -3 प्लस और d की वैल्यू है 5/2 से करोगे तो हो जाएगा 5 5 की वैल्यू दी है, ए एन की दी है, ए निकालना है आपको। अब ए एन होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका ए एन का फॉर्मूला होता है आपका a + n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू है यहाँ पे क्या निकालनी है हमको, ए एन आपको दिया है 4, यहाँ पे मान लो a है, n की वैल्यू दी है 7, 7 - 1 इंटू -4, ये प्लस का है यहाँ पर। तो 4 = a प्लस 7 - 1 हो गया 6, 6 इंटू -4 हो गया आपका -24। इधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 4 + 24 28 जो है वो ए की वैल्यू हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर आपको दिया गया है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, पहले 3 टर्म्स दिए गए हैं, तो वाई किसके बराबर है, तो आपको पता है जो 3 टर्म्स दिए हैं तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, जिसे हम कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं, वो बराबर होगा। तो 3y + 5 में से इसको जो माइनस करेंगे, 3y + 5 माइनस 3y + 1 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस था उधर, तो 3y से 3y कैंसिल, तो d की वैल्यू यहाँ आ गई 6, ठीक है। अब d की वैल्यू आपकी 6 दी हुई है, यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो 5y - 3y हो जाता है 2y, 1 - 5 - 4, तो 2y - 4 की वैल्यू 6 के बराबर दी हुई है, तो 2y हो जाएगा आपका 6 + 4 10, y की वैल्यू हो जाएगी 5। अगला है लिस्ट ऑफ नंबर्स -10 - 6 2 and 2 इज़। अब आपको बताना है ये कैसा है, तो AP है जिसका D -16 है, D आपको पहले निकालना है, तो D सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो -6 माइनस ऑफ -10, तो ऐड हो जाएगा, तो -6 + 10 तो हो जाएगा 4, तो एन AP विथ D = 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला है the 11th term forms the last term of an AP. From the 11th term from the last of an AP is। अब यहाँ पे आपका ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब ए एन दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, आपको पूछा है लास्ट से 11th टर्म, ठीक है। तो लास्ट से 11th टर्म अगर हम इधर से देखें तो ये है आपका -3, डी यहाँ पे -3 आ रहा है, ठीक है। तो जब भी लास्ट से निकालना है तो ये आपको ए मानना है मान लो, और आपको इधर से ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसका इससे पहले क्या होगा आपका हर एक जो नेक्स्ट नंबर है उसमें इधर आप 3 ऐड करोगे तो इधर हो जाएगा -65, ठीक है। तो अब जो रिवर्स उसमें आपका जो डी है उसकी वैल्यू +3 हो गई, ए की वैल्यू 1 हो गई, लास्ट से 11th टर्म निकालना है तो ए + 10d हो जाएगा आपका। तो ए की वैल्यू है आपकी -62 + 10 इंटू 3, तो 30, तो 62 -62 + 30 तो हो जाएगा -32, इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विथ फाइंडिंग ऑफ सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले जो 100 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट किया था वो किया था गॉस ने, फ्रेडरिक गॉस, पूरा नाम था आपका कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अगला है व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP विच A18 - A14। तो A18 - A14, तो A18 होता है आपका A + 17d और A14 होता है आपका A + 13d। इन दोनों का डिफरेंस, तो इसमें से जब इसे माइनस करोगे तो A में से तो A कट जाएगा, 17d - 13d तो हो जाएगा 4d, इसकी वैल्यू 32 दी है, D की वैल्यू हो जाएगी 8, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला है nth टर्म। तो किसी भी का nth टर्म निकालना है तो कैसे निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ a की वैल्यू है आपकी 1 प्लस रूट 3, ठीक है। n की जगह तो आप n ही रख दोगे, n-1 यहाँ प्लस है आपका n-1, और d क्या होगा, जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो d निकाला जाएगा, तो 2 रूट 3 माइनस रूट 3 तो हो जाएगा रूट 3, और 1 में से 1 माइनस करोगे तो आपका 0, तो रूट 3 हो गया आपका d। तो जब आप इसको इसमें सॉल्व करोगे तो देखो क्या आता है। तो पहला टर्म तो आपका a मतलब रूट 3 प्लस 1 और n-1 प्लस n-1 इंटू रूट 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3n माइनस रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो n रूट 3n प्लस 1, तो n रूट 3 प्लस 1, ये 1 प्लस n रूट 3, ये आंसर हो जाएगा। अगला है फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ p, कॉमन डिफरेंस इज q, 10th टर्म। तो क्या हो जाएगा a प्लस 9q। तो a आपका फर्स्ट टर्म जो होता है p प्लस 9th q, ये आंसर हो जाएगा। तो ये सारे MCQs AP के थे। अब अगले चैप्टर का देखते हैं। इसमें आपको दिया है, ये फिगर है AB पैरेलल PQ। AB पैरेलल PQ, AB की वैल्यू है 6, AB की वैल्यू है 6, PQ की वैल्यू है 2, OB की वैल्यू जो आपकी OB है इसकी वैल्यू है 3, तो OP की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अब आपको पता है ये सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। तो आपका ABO जो है वो PQO के पैरेलल होगा, तो आपका AB बाय PQ का जो रेशियो है वो रेशियो आपका AO बाय OP का भी होगा। तो AB आपका कितना दिया हुआ है 6, PQ है आपका 2। यहाँ आपका अगर AO है 3 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये x मानते हो तो x की वैल्यू इधर लेके चले गए, तो 3 इंटू 2 अपॉन 6, तो 6 से 6 कैंसिल, 1 आंसर आ जाएगा इसका। अगला है इस ट्राइंगल में px बाई क्यू एक्स क्यू, तो px बाई एक्स क्यू py बाई वाई आर, ये 1:2 है। तो मतलब अगर ये 1 है qx, ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है। तो आपको पूछा गया है एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर नहीं, ये नहीं होगा। एक्स वाई इज़ 1/3 ऑफ क्यू आर, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका 1 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 3। तो सिमिलरली आपका ये और इसका रेशियो 1:3 होगा, तो एक्स वाई बाई क्यू आर 1:3, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला है यहाँ पर आपको दिया है ये 10 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, ये 9 यूनिट है, आपको निकालना है AQ। तो अगर आप ध्यान से देखो 10/6 अगर आप करते हो 10/6 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x/9। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 गुना 9/6, तो आंसर हो जाएगा 15। इसका सही आंसर हो जाएगा 15। फिर आपको यहाँ पर अगर ABCDEDF सिमिलर हैं तो, और ABC नॉट सिमिलर टू DEF है, तो क्या इसमें ट्रू नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो BC और EF, AC BC और EF, AC और FD, तो इनको रेशियो में निकालो। जैसे ABC EDF आपका सिमिलर है, तो इधर अगर आप देखो BC अपॉन में आपका DF, ये होगा आपका ना वो ये वाला ऐसे नहीं, आपका BC अपॉन में AC जब आप करोगे BC अपॉन में AC, तो यहाँ है आपका BC और इधर AC, तो इधर आ जाएगा आपका DF अपॉन में EF। तो अगर BC इंटू EF, AC इंटू DF, ये तो सही है। अब इधर देखो आप
ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई डी बाय ई एफ। तो ए बी इंटू ई एफ, ए सी इंटू ई डी। ठीक है, ये भी ठीक है। अगला देखो आप, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगला है बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी। तो इधर से हो जाएगा आपका डी एफ बाय ए बी है ना, तो ई डी। तो बी सी इंटू डी ई, ए बी इंटू डी एफ, ये डी एफ होना चाहिए, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है इन द गिवन फिगर एम और एन की वैल्यू जो है वो दी है आपको 46। आपको बताना है ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, ये 46, ये 46 मतलब ये पैरेलल है, ठीक है। तो ए बी सी के टर्म्स में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x अपॉन ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, c अपॉन बी प्लस सी। तो x की वैल्यू हो जाएगी ए सी अपॉन बी प्लस सी। अगला है इस फिगर में ए के है आपका ये 10 दिया हुआ है, बी सी ये आपका 3.5 दिया हुआ है, और एच के आपका 7 दिया हुआ है। तो इसका और इसका रेशियो अगर देखें तो 1:2 है, 3.5 बाय दिस। तो इसका और इसका रेशियो भी 1:2 होगा, तो ये 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एमसीक्यूज़ हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं। ये तो जनरल क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। जैसे अब इसमें देख लेते हैं वो शॉर्ट वाले कि कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 5:7। तो उनके साइड्स क्या रेशियो में होंगे, तो जिस रेशियो में मीडियन होगा साइड्स भी उसी रेशियो में होंगे। अगला है गिवन फिगर ए बी सी पी क्यू आर, तो वैल्यू ऑफ एक्स तो 6/4.5 और आपका ए बी सी पी क्यू आर। इसका मतलब है आपको x की वैल्यू फाउंडेड निकालनी है, तो 6 अगर आप 4 करते हो 6/4, तो ये हो जाएगा आपका 4.5/x। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 4.5 इंटू 4/6 इक्वल टू x। उसको हटाते हो तो यहाँ 0 हो जाता है, 4 15 दिया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। लास्ट इसका देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इन सब में आपको वही फाइंड आउट करना है। पी एक्स ये अभी हमने किया ही था, इसका एक्स वाई इज टू क्यू आर 1:3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसी तरीके से आप इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 2 फार्मूलेज जो हैं ये इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन होगा। 2 डिस्टेंस किसी 2 पॉइंट के बीच में, तो ये डिस्टेंस फार्मूला हो जाता है, ओरिजिन के से ये डिस्टेंस हो जाता है, मिड पॉइंट फार्मूला ये है, सेक्शन फार्मूला ये है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। इसमें कहा गया है P इज़ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट, कि P जो है वो x एक्सिस पे एक पॉइंट है, और y एक्सिस फ्रॉम y एक्सिस टू इट्स लेफ्ट। P इज़ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस टू इट्स लेफ़्ट। जो y एक्सिस है वो इसके लेफ़्ट में है, और 3 यूनिट डिस्टेंस है। यहाँ पे आपका मान लो x है और y यूनिट जो है इसके लेफ़्ट में है। तो इसका इस पॉइंट जो है ये 3 यूनिट दिया हुआ है आपको, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 और 0। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 3-2 का y एक्सिस से डिफरेंस। तो जब भी किसी का y एक्सिस से डिफरेंस पूछा जाता है तो वो हम x की वैल्यू लेते हैं। तो 3 और 2 का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3। अगला है कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट से 6, 0 एंड 0, 8। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट तो क्या होता है, दोनों x को ऐड करो, 6 और 0 6, 6/2 3, 0 -8 -8/2 4, -3 और -4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है डिस्टेंस बिटवीन दिस इज़ 5 यूनिट्स, वैल्यू ऑफ x। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो है वो 5 के स्क्वायर के बराबर होगी। मतलब ये 5 के बराबर है, तो 4 का हो जाएगा 16 प्लस 9 आपका 25 के बराबर। तो x की वैल्यू जो है वो √9 मतलब ±3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर
एक्स बाय ए वाई बाई इज इक्वल टू 7 इंटरसेक्ट एट वाई एक्सिस। तो आपको बताना है इनके जहाँ पर ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे अगर कोई इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रख दो, तो 0 अपॉन ए 0 हो गया, वाई प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 7, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 7b। ठीक है, अब x की वैल्यू वहाँ होती है 0, y की वैल्यू हो जाएगी 7b, तो 0 और 7b इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। x एक्सिस पे कोई पूछेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। अगला है ट्राइंगल, आपको बताना है जिसके वर्टिसेस दिए हैं 4 0 0 7 और ओरिजिन। मतलब आपका ये है, यहाँ एक ओरिजिन है, ठीक है, 4 0 मतलब यहाँ पे है 0 और -7 मतलब यहाँ पे आपका -7 है। तो इस ट्राइंगल का आपको बताना है, तो मतलब ये 4 यूनिट है, ये 7 यूनिट है। ठीक है, तो अब पता है आपको ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू 4 इंटू 7, तो 28 का आधा 14 स्क्वायर यूनिट। फिर डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट और इस पॉइंट में, तो डिस्टेंस इजी है आपको, इसमें से इसको माइनस करो, तो -2/3 और माइनस ऑफ माइनस, तो आपका प्लस हो जाएगा 11/3, तो कितना हो जाएगा 9/3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। यहाँ अगर करते हो 5 - 5 0, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 3 यूनिट। अगला है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, तो इसका अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन, तो 3 और 5 पॉइंट, -3 और 5 कहाँ होगा, तो -3 और 5 ये पॉइंट जो है आपका यहाँ कहीं होगा। इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा एक्स एक्सिस पे, तो ऊपर की तरफ दिखेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 5। अगला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, की एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिया है -4 टू पॉइंट डी विच इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी आर दिस कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी। ऑफ सेंट्रॉइड आपको बताना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा गया है कि एक आपका ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें ए बी सी, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -4 और 2, ठीक है। फिर एक डी पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है बी सी का, ठीक है, ये बी सी का डी पॉइंट है, इसका है 2 और 5, यहाँ डी है। अब आपको सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड पॉइंट क्या होता है, जो अगर हम बात करें सेंट्रॉइड जो है वो इसको डिवाइड करेगा कितने में, सेंट्रॉइड हमेशा आप ध्यान रखना इसको 1:2 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट आपको निकालना है, ये फॉर्मूला हो गया। तो अब आप कैसे निकालोगे, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू आपका -4 हो जाएगा -8, ठीक है, 2 इंटू -4 -8 प्लस आपका 1 इंटू 2 प्लस 2, तो हो जाएगा आपका -6/3, -6/3 हो जाएगा -2, तो x की वैल्यू हो गई आपकी -2। वैसे एक ही ऑप्शन है तो यही आंसर होगा, फिर y की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 इंटू 5, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ ये कॉन्सेप्ट पे नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में कहा गया है आपका कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मिड पॉइंट दिया हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ अलग थ्योरी अपनानी है आपकी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, एक कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -4 और 2, ठीक है। यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कितना, 2 और 5। तो अब ये मिड पॉइंट है, तो ये 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इसका और इसका जो सम है वो कितना होना चाहिए, तो इस ये अगर आप ध्यान से देखो तो इसका डबल होना चाहिए। तो इन दोनों का सम मिला के x की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर मान लो ये आपका a है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, तो एक्स बी प्लस एक्स सी इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, और वाई बी प्लस वाई सी इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 2 ज़ 10। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड होता है तीनों का x की वैल्यू, तो 4 प्लस -4 प्लस इन दोनों की वैल्यू 4 है, तो -4 प्लस 4, ठीक है, अपॉन में आपका हो जाता है
3, तो -4 4 0 0 बाय 3, तो ये तो हो गया 0। वाई कोऑर्डिनेट्स अगर देखें तो 2 + 10 12 बाय 3, तो 4, तो 0 बाय और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। वो उस मेथड से नहीं करना है। अगला डिस्टेंस बताना है आपको बिटवीन द लाइन 2x + 4 एंड x - 5 = 0। तो दो लाइंस के बीच का जब डिफरेंस आपको निकालना होता है तो यहाँ x की वैल्यू दोनों का निकालो, तो 2x + 4 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4/2, तो x की वैल्यू हो गई -2, और एक x की वैल्यू है -5, तो -2 और -5 के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर हम ध्यान से देखें, इधर है -2, यहाँ है -5, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 3 यूनिट्स का। लेकिन अगर अब यहाँ x की वैल्यू +5 है, ठीक है, तो ये -2 और यहाँ +5, तो 2 + 5 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय दिस, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ है ओरिजिन और एक पॉइंट है आपका 2 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 0 यहाँ पर, और एक है 0 2, तो यहाँ है 0 2। तो अब इसका पेरीमीटर इस ट्राइंगल का निकालना है, तो यहाँ है आपका 2, यहाँ है 2, और ये हो जाएगा आपका 2√2, ठीक है। अगर हम ध्यान दें, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 8, 8 का तो 2√2 हो जाएगा। तो अगर आप इसका ऐड करोगे तो 4 + 2√2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12th क्वेश्चन है आपका MCQs, हाँ 2-3 और बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं इसके। आगे है सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का, जो कि फॉर्म होना है 9AB - 4 एंड 7 8 is 6, तो वही सेंट्रॉइड के लिए सारी एक्स वैल्यू ऐड करो, तो 9 + b + 7, तो 9 7 16 16 + b अपॉन में 3, इसकी वैल्यू 6 के बराबर दी है, तो 6 3 जा 18, b की वैल्यू हो जाएगी 18 - 16, यानी कि 2 आएगा इसका आंसर। b की वैल्यू 2 इन दोनों में दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट ही गया। a की वैल्यू देखो, तो a -4 + 8/3 = 8, तो 8 3 जो हो जाएगा इधर 24, और यहाँ हो जाएगा a + 4, तो a जो है इसमें से आप 4 माइनस कर दोगे तो 20, तो 20 और 2, ठीक है। अगला है सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिस, तो एंड पॉइंट जो है एक सर्कल है, उसका आपको सेंटर बताना है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं। तो आपको पता है डायमीटर का एंड पॉइंट का जो मिड पॉइंट है वही सेंटर होता है, तो मिड पॉइंट ऐड करोगे, -4 + 4 0, तो 0/2, तो 0 आ जाएगा, तो एक तो 0 है। दूसरा है आपका -3 + 2, तो हो जाएगा -1/2, तो 0 और -1/2, तो ऑप्शन नंबर सी। 14 द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो अब इन दोनों के बीच क्या होता है, इसका इसमें से इसका डिफरेंस तो यही हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, और a + b का स्क्वायर हो जाता है a² + b² + 2ab, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट आप निकाल दोगे, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 2a² + 2b², ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट के हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, बहुत आसान है आपका। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखने हैं आपको, कौन कौन सा होता है। बाकी यहाँ और भी ट्रिक्स दी हुई है। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो बहुत सारे है, आपको याद होंगे, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये वाले इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। वैल्यूज़ फाइंड आउट करना भी बहुत आसान है, आपने इससे पहले भी किए होंगे। वैल्यूज़ बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हम फटाफट देख लेते हैं। आपको कहा गया है साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो थीटा की वैल्यू तो वो होता है आपका 45 डिग्री पे। अगला है 10⁴ cot⁴ थीटा की वैल्यू, अगर साइन थीटा कॉस थीटा 0 है तो आपका साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये कब होता है आपका 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे 10 की वैल्यू होती है 1। अच्छा, ये ध्यान से देख लेना, अगर आपको दो ट्राइंगल याद रख लो, ये है आपका 45, ये 45, तो इसमें क्या रेशियो याद रखना है, 45 में 1 1√2। और अगर एक ट्राइंगल होता है आपका 30 60 और 90, तो इसमें 30 के सामने वाली वैल्यू होती है 1, 60 के सामने वाली √3, 90 के सामने वाली आपकी होती है 2। तो इससे आपके सारे रेशियोज़ आ जाएंगे। तो 45 का तो होता है P अपॉन जो B है वो 1
1 तो tan आपका 1 हो गया, cot भी 1 हो गया, तो 1 + 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अगला है tan + cos थीटा इफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा + 1 = 0। तो अब इसकी वैल्यूज़ जो है वो आपको 0 दिया है, आपको tan थीटा + cos थीटा निकालना है। तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ आपको tan थीटा + cot थीटा निकालना है। तो अगर सबको आप tan थीटा से डिवाइड कर दो, तो इधर tan थीटा से, इसका tan थीटा से, इधर tan थीटा से, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा और -3 + cot थीटा, इधर 0 है तो 0 हो जाएगा। तो tan थीटा + cot थीटा की वैल्यू -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3। अब सिमिलरली tan थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो sin थीटा + cos थीटा, sin थीटा - cos थीटा, तो आपका ये हो जाएगा 4, ये 3, तो ये 5। तो बस बाकी वैल्यूज़ आप इजीली निकाल सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी, इन सब में भी आपको 3x = cosec थीटा, तो 3/x cot थीटा, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो आप इजीली इसके कर सकते हो। इस 1-2 MCQs इसके देख लेते हैं जो आ सकते हैं आपके, ठीक है। वैसे ये चैप्टर आपका बहुत ईजी है। जैसे अब यहाँ दिया आपको 5 tan थीटा = 4, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 4/5। तो tan थीटा होता है आपका, अगर थीटा ये है तो 4 5, तो 5 5 = 25 और 16, 25 और 16 हो जाएगा आपका 41, तो ये आपका √41। अब आपसे पूछा है 5 sin थीटा - 4 cos थीटा, 5 sin थीटा + 4 cos थीटा। तो अब इसको अगर आप cos थीटा से डिवाइड करते हो तो हो जाएगा आपका 5 tan थीटा, ठीक है, -4/5 tan थीटा + 4। 5 tan थीटा की वैल्यू 4 है, तो 4 - 4, तो ऊपर ऐसे 0 आ गया, तो आंसर 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर आप देखो, इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी इज़ इक्वल टू, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो थीटा की वैल्यू आप 45 ले लो, मतलब जो इजी हो। अब tan थीटा की वैल्यू 45, तो ये हो जाएगा 3 - 3 × sec 45 की वैल्यू क्या होती है, sec 45 होता है √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 3 × 2 + 4, तो 7 - 6, तो आंसर 1 हो जाएगा। 17 में देखो AD आपको 3 दिया हुआ है, BD आपको 3 दिया हुआ है, AD आपको 3 है, सॉरी AD आपको 4 है, BD आपको 3 है, तो AB हमारा 5 हो जाएगा। CB आपका 12 है, तो 12 और 5, तो ये आपका 13 हो जाएगा। आपको पूछा है cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है 12/5, 12/5 आंसर हो जाएगा। अगला है x = 3 sin थीटा + 4 cos थीटा, y = दिस, तो x² + y² निकालना है, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 sin स्क्वायर थीटा + 16 cos² थीटा + 4 3 = 12, 12 × 2 24 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। y² करोगे तो 9 cos² थीटा + 16 sin² थीटा, ठीक है, -24 sin थीटा cos थीटा, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। इधर 16 sin + cos 1 होता है, तो 16 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, 16 9 25। तो अब 18th 19th इसका देख लो। sin थीटा = a/b दी है, तो sec थीटा + tan थीटा के फॉर्म में इसको लिखना है। तो ये भी आप sin थीटा आपको दिया हुआ है a/b, तो sin थीटा अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होता है आपका sin थीटा, ये होगा आपका a, और b ये वैल्यू दे दी है। अगर थीटा यहाँ है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी b² - a² का √। तो अब आपको क्या निकालना है sec थीटा + tan थीटा। sec थीटा क्या होता है आपका, वो होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो b/में √b² - a², ठीक। और tan होता है आपका परपेंडिकुलर, मतलब a/में b² - a² √ में, तो आपका a + b/में b² - a² √ तो ये हो जाएगा a + b और b² - a², b² - a² की जब आप देखते हो वैल्यू तो हो जाता है आपका a + b a - b, और फिर जब आप इसका रेशनलाइजेशन करके आंसर इसका आ जाएगा a + b/b - a।
तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का हो गया आपका। अब एक आपका रह गया फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उसके देख लेते हैं और उसके बाद लास्ट आपका प्रोबेबिलिटी। इसके क्वेश्चंस देख के फटाफट देख लेते हैं। अब क्या है, लेंथ और शेडो ऑफ ए टावर ऑन प्लेन ग्राउंड। अब ये वाला जो पूरा चैप्टर है आपका बस 2 ट्रायंगल्स पे बेस्ड है और बहुत आसानी से होगा। जैसे आपको एक शेडो जो है किसी टावर का, उसका लेंथ जो है, मान लो ये टावर है, इसका शेडो आपको दिख रहा है √3 टाइम्स ऑफ इट्स, जो अगर ये टावर 1 है तो ये आपका √3 टाइम्स है, ठीक है। तो अब जब भी ऐसा हो 1 और √3, तो आपको पता है √3 के सामने वाला एंगल होता है 60, 1 के सामने वाला एंगल होता है 30, ठीक है। और ये वाला होता है आपका, इसकी वैल्यू होती है 2, ये होता है आपका 90। तो बस ये आपने के देख लिया। अब है ग्राउंड ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला है द टॉप ऑफ पोल्स ऑफ हाइट 16 एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड। तो आपका एक आपका 16 मीटर है और एक आपका 10 मीटर है, मतलब ये 10 और ये 16, और ये वायर से कनेक्टेड है L मीटर के, तो ये आपको L मीटर लेंथ दे दी है, ठीक है। अब आपको कहा गया इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल 30 विथ हॉरिजॉन्टल देन L, तो ये आपका 30 दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पे 10 है तो ये 6 हो जाएगा। अब आपको पता है 30 के सामने वाला होता है 1, तो आपको पूछा क्या गया है L की वैल्यू। तो अगर 30 के सामने वाला 1 होता है तो L की वैल्यू जो है यहाँ पे इसके सामने वाला ये 2 हो जाएगा, तो आपका 6 का इंटू 2 तो 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 30 60, तो इसके सामने वाली वैल्यू हो जाएगी 6√3 और ये वैल्यू 2 होती है तो 12 आ जाएगा। फिर एक पोल है हाइट 6 मीटर जो कि शेडो कास्ट करता है 2√3, फिर वही वाला आप अपनाओगे। देखो पोल है, शेडो है 2√3, तो ये 2√3 है, ये 6 है। तो अगर आप रेशियो ध्यान से देखो तो ये इसका आपको पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो ये अगर 1 टाइम है तो ये इसका √3 टाइम्स है, ठीक है। तो 1√3 और 2, तो 1 के सामने वाला हो जाएगा आपका 30, तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो इस तरह से आप निकाल लोगे। वैसे 10 से भी निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका लैडर लीनिंग। एक सीढ़ी जो है वो दीवार पर एक एंगल बनाती है 60 डिग्री का झुकने पर। तो फिर वही आपका सारा 60-30 से रिलेटेड है, इसको आप याद कर लो, बहुत इजीली हो जाएगा। 60 डिग्री एंगल यहाँ बनाती है, ठीक है। ये सीढ़ी है। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2.5, ये आपका 2.5 मीटर्स दिया है, ठीक है। आपको पूछना है इसका लैडर, तो आपको पता है 60 के सामने वाला होता है √3, 30 के सामने वाला होता है आपका 1 और 90 के सामने वाला होता है 2। तो जब एक की वैल्यू 2.5 दी है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना, तो 5 आंसर हो जाएगा। अगला है अगर एक टावर की हाइट जो है 30 मीटर है और शेडो कास्ट कर रहा है 10√3, तो फिर वही हम करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपका टावर है, टावर की हाइट दी है 30 मीटर और शेडो जो है वो 10√3, तो ये आपका टावर है, ठीक है। ये 30 और ये 10√3, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, 1 के सामने 30, 3 के सामने 60, तो 60 एंगल हो जाएगा आपको। सर ये √3 के बराबर है ना, तो आपको एंगल पूछा है तो 60। इसको दूसरा तरीका क्या होता है निकालने का, तो 10 है आपका, तो 30/10 √3, तो 30 अपॉन में 10 √3 करोगे तो 10 3, और जब √3 से काटोगे तो √3, तो 10 में 10 की वैल्यू कितने पे √3 होता है, तो 60 पे, तो वैसे भी आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप सारे क्वेश्चंस को बस यही 2 ट्रायंगल्स का अच्छे से एक बार याद रख लो। ये वाला ट्रायंगल आपको याद रखना है, एक अधिकतर इसी पे आएगा, नहीं तो 45 वाला तो ईजी रहता है, जिसमें आपको क्या याद रखना है कि एक होता है 30, एक होता है 60, एक होता है 90। तो 30 के सामने वाला जो भी है ये 1 रेशियो में होता है, मतलब 1x to 1y जो लेना चाहो आप, तो इसका √3 टाइम्स होता है 60 के सामने वाला, और 90 के सामने वाला 2 टाइम्स होता है। ये रेशियोज़ दी हुए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसको आप 1x √3x और 2x लेके भी कर सकते हो। तो अब अगर कोई भी वैल्यू दी है, मान लो यहाँ 30 बनाया, ये आपको दिया है वो है कि 10 सेंटीमीटर का है, तो ये इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 है तो ये हो जाएगा 5, और ये अगर 5 है तो ये हो जाएगा 5√3। तो इस तरह से बहुत इजीली आप कर सकते हो। अब अगर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस, तो इसके जल्दी जल्दी अगर देखें, कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी
नेगेटिव में नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर है जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो कौन सा हो सकता है, तो आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये भी एक से ज़्यादा, ये भी नहीं होगा, तो यही हो सकता है। फिर है कोई भी जो इवेंट है, कोई भी घटना है, अगर वो अनलाइकली है मतलब नहीं होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसके आसपास होगी, तो बिल्कुल ज़ीरो के आसपास होगी, तो 0.0001। अगला है आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर्स। 1 डिजिट प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 7, ये 1 डिजिट प्राइम नंबर्स हैं। 1 नंबर से सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन इवन नंबर, तो टोटल एक नंबर इवन है, टोटल 3 नंबर है, तो 1/। अच्छा, इन्होंने 1 को भी प्राइम नंबर मान लिया, तो 1, 2, 3, 7, नहीं 1 सॉरी 5 भी तो है, 2, 3, 5, 7, सॉरी हाँ 2, 1 को नहीं माना, 2, 3, 5, 7, तो 4 नंबर्स है, तो 4/1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जब एक डाई थ्रो होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो डाई को जब आप थ्रो करते हो तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आउटकम्स आ सकते हैं। अब इसमें पूछा गया है ऑड नंबर्स लेस देन 3, तो लेस देन 3 कितने ऑड नंबर्स है, सिर्फ एक, टोटल आउटकम 6, तो 1/6। फिर रश्मि ने एक डाई को थ्रो किया जिसके 6 फेसेस है। अब अगर वो डाई को एक बार फेंकती है तो सी आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल सी 2 है, टोटल 6 है, 2/6, 1/3। एक कार्ड ड्रॉ किया गया था वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड से, कार्ड एक फेस कार्ड नहीं है, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो टोटल जो आपके फेस कार्ड्स, अगर हम एक 52 की बात करें तो 52 में से आपके हर एक का 13 होता है, 13 में से जो 4 है वो आपके एस, क्यून, जैक और किंग होते हैं, जिसमें से फेस कार्ड हम 3 को मानते हैं, 3 आपके फेस कार्ड्स होते हैं, टोटल 3 × 4 आपका 12 फेस कार्ड्स हो गए, तो इसका सही आंसर हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अच्छा नॉट, यह ध्यान रखना नॉट पूछा है, तो नॉट है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन इज p, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है p है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, 1 - p। फिर है अगर विनिंग की प्रोबेबिलिटी x/12 है, लूजिंग की 1/3 है, तो आपको विनिंग और लूजिंग दोनों की जोड़ के होता है 1, तो x/12 + 1/3, इसकी वैल्यू जो है आपकी 1 दी हुई है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 3x + 4 = 1, उधर हो जाएगा 12, 12 - 3, 4 × 4, नहीं इधर x ही रहेगा ना, 12 ही है ना, तो x + 4, तो x की वैल्यू उधर जाके 12 - 4, 8 आंसर हो जाएगा इसका। फिर है प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर की अगर उसे सेलेक्ट किया जाता है 1, 2, 3 से लेके 15 तक में, तो 4 के मल्टीपल होने के, तो 4 का मल्टीपल कौन कौन सा है, 4 और 8 2 ही है, तो 4 और 8 12, 3 है, तो 3/15 इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, तो 4, 8 और 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर सेलेक्टिंग, तो 3 आपका टोटल नंबर्स जो है वो 15 है, तो 3/15, 1/5 आंसर हो जाएगा। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन्स 53 मंडेज, तो नॉन लीप ईयर में टोटल आपके कितने वीक्स होते हैं, अगर नॉन लीप ईयर्स की हम बात करें तो उसमें 53 मंडेज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपको पता है 53 वीक्स होते हैं और हर एक वीक में मंडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/7, इसका भी आंसर हो जाएगा 1/7। फिर एक बैग में 6 रेड बॉल हैं, 5 ब्लू बॉल हैं, एक बॉल रेंडमली निकाला जाता है, तो ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 5 है ब्लू, टोटल है 11, तो 5/11। फिर एक अल्फ़ाबेट है जो कि मैथमेटिक्स में से चुना गया है वोवेल होने की, तो वोवेल कौन सा है, A, E, फिर A, I, तो 4 वोवेल है और टोटल शब्द है 11, तो 4/11 आंसर हो जाएगा।
अगला है 2 कॉइन है जो कि टॉस किए जाते हैं साइमल्टेनियसली, एक हेड आने की, एटमोस्ट 1 हेड। तो एटमोस्ट 1 हेड आ सकता है आपका हेड टेल और आपका टेल हेड, ठीक है। मैक्सिमम 1 हेड और 0 हेड भी आ सकता है, तो मतलब दोनों टेल। तो ये 3 प्रोबेबिलिटी बनती है, 3/4 आ सकता है। अब है कार्ड एक रेंडमली लिया गया है 52 प्लेइंग से, ना ही एस हो ना ही किंग हो। टोटल एस होते हैं 4, टोटल किंग होते हैं 4, तो 8/52 इसका हो जाएगा, मतलब 2/13। तो ये कुछ MCQs क्वेश्चंस थे जो आपके चैप्टर से आ रहे हैं, इसको आप अच्छे से कर लो तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल जाएगी। और जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाली है उसको ज़रूर देख लेना और बताना आपका पेपर कैसा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेबी।